Hi guys, so in this video we'll be learning about regularization. Okay, so what is regularization and where should we use it? That's the big question, right? So if you search it on Google, Wikipedia mein you will get this definition कि regularization is this technique using which you induce some added information in a machine learning model so that you can reduce overfitting. ओके सो रेगुलराइजेशन में आप क्या करते हो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हो मशीन लर्निंग मॉडल में, जिसकी वजह से आपके मशीन लर्निंग मॉडल में ओवरफिटिंग का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाता है. और यार आप थोड़ा सोच के देखो, रेगुलराइजेशन वर्ड से भी यही समझ में आ रहा है, टू रेगुलराइज, अगर कुछ ज्यादा है तो उसको कम करना है, राइट? सो इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. और ऑब्वियसली कहां पे यूज करना चाहिए क्लियरली समझ में आ रहा है. यू हैव टू यूज इट वेरेवर यू फील कि ओवरफिटिंग का चांस है. हमने बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ में भी पढ़ा था कि अगर आपको अपने मशीन लर्निंग मॉडल से ओवरफिटिंग को कम करना है तो देयर आर 3 टेक्निक्स अवेलेबल. सो देयर वाज stacking, there was bagging, there was boosting, and then there was regularization. Okay, so it's a very important concept, especially when you are dealing with regression, linear regression as well as logistic regression, और भी कुछ जगहों पे आप इसको यूज कर सकते हो, but it's an important technique. Okay, and बहुत सारे इंजीनियर्स को मैंने देखा है, ML इंजीनियर्स को, वो लोग इसको बाय डिफॉल्ट अपने मॉडल में रखते हैं क्योंकि इसको रखने से ऐसा कुछ नुकसान नहीं, राइट? तो you should totally learn it. Okay, so before getting into the video और कैसे होता है ये सब सीखने के पहले I would like to tell you this because this is important कि there are 3 kinds of regularization techniques available. और भी होते हैं but ये सबसे ज्यादा फेमस वाले हैं, right? So the first one is ridge regularization. इसको हम लोग L2 regularization भी बोलते हैं. Okay, the second one is lasso और इसको हम L1 regularization भी बोलते हैं, and the third one is elastic net, which is basically a combination of ridge plus lasso. ओके सो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रिच रेगुलराइजेशन पढ़ने वाले हैं. ओके सो द सेटअप ऑफ द वीडियो विल बी लाइक दिस, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट हम लोग इनिशियली व्हाइट बोर्ड पे पूरा का पूरा जो ज्योमेट्रिक इंट्यूशन है रिच रेगुलराइजेशन का, ये हम लोग देखेंगे. फिर हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा टॉय डेटा सेट के ऊपर कोड अप्लाई करेंगे. सो एसक्यूएल में बिल्ट इन क्लासेस हैं, इसको हैंडल करने के लिए हम वो यूज करेंगे. और फाइनली इन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो व्हाट वी विल डू इज वी विल एक्चुअली प्लॉट सर्टेन ग्राफ्स एंड हम लोग ग्राफ्स के थ्रू ये प्रूव करेंगे कि सच में रेगुलराइजेशन यूज करने से आपका ओवरफिटिंग कम हो रहा है. ओके सो दैट इज द एंटायर फ्लो. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो बिफोर स्टार्टिंग द रेगुलराइजेशन पार्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस टर्म ओवरफिटिंग. ये हमने बहुत बार देखा है और इट्स लाइक अ वेरी फेमस थिंग इन मशीन लर्निंग. ओवरफिटिंग हर जगह इसके बारे में बात होती है. ओके आई एम टॉकिंग स्पेसिफिक टू दिस लीनियर रिग्रेशन मॉडल कि ओवरफिटिंग क्या होता है. ओके सो इन जनरल अगर आप ओवरफिटिंग का बात करो तो ओवरफिटिंग इज दिस फिनोमेना, दिस क्राइटेरिया where a machine learning model is performing exceptionally well on training data but not so well on the testing data. इसका मतलब आपके मॉडल में वेरिएंस बहुत ज्यादा है, राइट? वेरिएंस मतलब उसका परफॉर्मेंस ऑन वन डेटा सेट और उसका परफॉर्मेंस ऑन अ डिफरेंट डेटा सेट इज गिविंग कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स, एंड दैट इज व्हाट ओवरफिटिंग इज, राइट? ये हो गया इसका जनरल अंडरस्टैंडिंग ओवरफिटिंग का. अब एक बार देखते हैं कि लीनियर रिग्रेशन के केस में व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन. ओके सो ध्यान से देखो. So the whole idea of linear regression is to find out the best fit line, right? Y is equal to mx plus b, right? और इसमें भी हमें बस m और b का वैल्यू निकालना है, right? m is slope and b is the y intercept. Okay? So the idea is this guys, और आप फ्यूचर में भी देखोगे जब हम लोग कोड में सारा चीज करेंगे तो यू वुड नोटिस कि एक सिस्टम में अगर ओवरफिटिंग हो रहा है, अगर एक मशीन लर्निंग मॉडल ओवरफिट कर रहा है, तो ये अगर आपको डायरेक्टली पता करना है तो कैसे पता चलेगा? बाय फाइंडिंग आउट कि ये n का वैल्यू कितना है. इसको आप कोफिशिएंट भी बोल सकते हो. इस कोफिशिएंट का वैल्यू कितना है? ये कोफिशिएंट एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बता रहा है, हमने ये डिस्कशन किया था. ये कोफिशिएंट यहाँ पे एग्जैक्टली ये बता रहा है कि y को निकालने में x का कितना वेटेज होगा. इट मींस अगर n का वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट, तो इसका मतलब y को निकालने में x का बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट? और अगर n का वैल्यू बहुत कम है तो आपके मशीन लर्निंग मॉडल के अकॉर्डिंग y को कैलकुलेट करने में x का उतना सेम नहीं है, राइट? तो ये कोफिशिएंट जो है इसको वेट भी बोल सकते हो, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट? और आप हर बार नोटिस करोगे कि जब भी आप कोई ओवरफिटेड सिस्टम देखोगे, एक ओवरफिटेड मॉडल देखोगे, एक ओवरफिटेड लाइन सेगमेंट देखोगे, वहां पर ये जो m है, दिस m विल हैव अ वेरी हाई वैल्यू. सो मैं बस ये बोल रहा हूं कि ओवरफिटिंग को अगर आप लीनियर रिग्रेशन के टर्म्स में बात करो तो उसका यही मतलब है कि इस m का वैल्यू इज एक्सट्रीमली हाई. ओके और अगर इसका वैल्यू बहुत कम है, m का वैल्यू बहुत कम है, तो वो अंडर फिटिंग है. ओके जैसे यहां पर ही देखो, ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं, ये ठीक ठाक लाइन सेगमेंट है, मतलब दिस कुड एक्ट एज अ बेस्ट फिट लाइन. बट अगर आप इसका स्लोप घटाने लग जाओ धीरे धीरे, अगर आप इसका स्लोप घटाने लग जाओ तो इवेंचुअली यू विल रीच अ पॉइंट जहां पे m वुड बी 0.
सो y वुड बी सिंपली b. इट मींस y कैलकुलेट करने में x का जरूरत ही नहीं है, x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, एंड दिस इज अंडर फिटिंग. योर सिस्टम इज अंडर फिटिंग, राइट. नाउ दूसरा कंडीशन क्या है कि आप स्लोप बढ़ाने लग जाओ, और ऐसा करते करते आप y एक्सिस के पैरेलल कर दो. नाउ m वुड बी इनफाइनाइट इन दिस केस. इट मींस y को कैलकुलेट करने में x का ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, और बाकी चीजों को कंसिडर करने का भी जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली इनफाइनाइट नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं है, बट एक बहुत हाई वैल्यू यही बता रहा है कि y को प्रिडिक्ट करने में m का ही बहुत ज्यादा वेटेज है, और आपका सिस्टम बाकी सब कुछ भूल जाएगा और सिर्फ x पे फोकस करेगा, बिकॉज उसका कोफिशिएंट इज वेरी हाई. सो दिस इज व्हाट ओवरफिटिंग इज, राइट. सो इसका मतलब अगर आपको इसको रिड्यूस करना है, ओवरफिटिंग को रिड्यूस करना है, तो मैथमेटिकली इसका एक ही मीनिंग है कि आपको किसी भी तरीके से स्लोप को कम करना है, राइट. मतलब जितना है उससे थोड़ा कम लेके आ रहा है, बहुत ज्यादा भी नहीं. अगर आप बहुत ज्यादा लेके आओगे तो अंडर फिटिंग हो सकता है, बट आपको जितना है उससे थोड़ा कम लेके आना है. ओके, सो ये अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया है तो अब हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि व्हाट इज रेगुलराइजेशन. ओके, सो ध्यान से देखो, एक बार मैं पूरा सेटअप समझा देता हूं और फिर मैं करके दिखाता हूं कि कैसे पूरी चीज काम कर रही है. ओके, सो दिस इज द सेटअप. यहाँ पे दो तरीके के पॉइंट्स हैं. सो दिस इज माय डेटा सेट, और यहाँ पे दो तरीके के पॉइंट्स हैं. सो वन सेट इज ट्रेनिंग एंड द सेकंड सेट इज टेस्ट. ओके, सो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ब्लू कलर में, these two points are actually the training points. So हमारे ट्रेनिंग डेटा में सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं और पॉइंट्स नहीं है, राइट. और बाकी का जो डेटा है ये मेरा टेस्ट डेटा है. ओके, सो दिस थिंग इज ट्रेन एंड दिस थिंग इज टेस्ट डेटा. ओके, नाउ अब खुद सोचो, अगर आप ट्रेनिंग डेटा के ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन करो तो आपको बेस्ट फिट लाइन निकालना है, और अगर आपके पास सिर्फ दो ही पॉइंट्स है तो बेस्ट फिट लाइन वही होगा जो दोनों से पास करेगा, राइट. और मैंने वो लाइन ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है. दिस इज दैट लाइन, y इज इक्वल टू 1.5x प्लस 0.8. सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इन दोनों से मैंने स्लोप कैलकुलेट किया, इस एक पॉइंट को इस इक्वेशन में डाला y इज इक्वल टू mx प्लस c में, और मैंने d कैलकुलेट कर लिया, और ये रहा लाइन का इक्वेशन. ठीक है, सो दिस इज माय बेस्ट फिट लाइन, राइट. दिस इज माय बेस्ट फिट लाइन. और खुद देखो, आपको समझ में आ रहा है कि बिकॉज मेरे पास डेटा इतना कम था कि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ही मेरा लाइन पूरा का पूरा फोकस कर रहा है, वो एक्चुअल डेटा में जो पैटर्न था उसको टिक नहीं कर पाया, और क्लियर कट दिख रहा है कि दिस इज द केस ऑफ ओवरफिटिंग, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का लाइन कहीं और जा रहा है और मेरा एक्चुअल लाइन कुछ और होना चाहिए था, राइट. ये ऑलरेडी एक डिफरेंस दिख रहा है, और इसको मान लेते हैं वो हाइपोथेटिकल लाइन जो शायद इस लाइन से बेटर परफॉर्म करेगा. ऑल्दो ये वाला लाइन जो सेकंड वाला लाइन है LR, ये ट्रेनिंग डेटा पे ज्यादा गलतियां करेगा, बट स्टिल टेस्ट वाले डेटा पे ये बेटर परफॉर्म करेगा इन कंपैरिजन टू लाइन ये दिस लाइन LN, राइट. सो अब मुझे क्या करना है, किसी तरीके से अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ये कन्विंस करवाना है कि डोंट चूज दिस लाइन, चूज दिस लाइन, राइट. दिस इज माय गोल. और ये मैं कैसे करूंगा, यही हम लोग को देखना है रेगुलराइजेशन में. ओके, सो ध्यान से देखो, हम लाइन सेलेक्ट कैसे करते हैं, यू ऑलरेडी नो दिस. सो आपको क्या करना होता है, आपको ये एरर मिनिमाइज करना होता है, राइट. एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू का जो स्क्वायर्ड सम होता है उसका आपको मैग्नीट्यूड, उसका जो वैल्यू उसको मिनिमाइज करना होता है, राइट. और उसी में आपने दो टेक्निक्स देखे थे, OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स और ग्रेडियंट डिसेंट, राइट. सो द होल आइडिया इज टू मिनिमाइज दिस टर्म. आप रेगुलराइजेशन में क्या करते हो, आप बस इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देते हो, जो हमने पढ़ा था रेगुलराइजेशन की डेफिनेशन में, कि यू ऐड सम एक्स्ट्रा थिंग. सो दैट एक्स्ट्रा थिंग इज एक्चुअली दिस, लेट मी राइट इट डाउन, लैम्डा m स्क्वायर. सो अब आप बोल रहे हो कि मेरा लॉस फंक्शन सिर्फ ये नहीं होगा, उसमें ये टर्म भी ऐड हो जाएगा, राइट. और ये टर्म क्या है, दिस लैम्डा इज एक्चुअली अ हाइपर पैरामीटर. दिस इज अ हाइपर पैरामीटर. इसका वैल्यू आप ट्यून कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो. जनरली इसका वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक होता है, ठीक है. सो दिस इज लैम्डा, इसका वैल्यू आप ट्यून करोगे. और दिस इज m इज बेसिकली योर स्लोप. दिस इज योर स्लोप, ठीक है. और गाइस अब देखते हैं कि सिर्फ ये टर्म ऐड करने से कैसे मेरे मशीन लर्निंग मॉडल को मैं कन्विंस कर दूंगा कि वो इस लाइन को ना छू करके इस लाइन को छुए, ठीक है. बाय द वे, ये सेकंड वाली लाइन का इक्वेशन ये है, एंड दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल. मतलब मैंने बस ऐसे ही चूज कर लिया. मैंने बस ये नोटिस किया कि मुझे स्लोप कम चाहिए, तो मैंने इसका 1.5 है इसका, तो मैंने इसका 1.9 ले लिया, ठीक है. और ऑब्वियसली थोड़ा सा ऐसे टिल्ट किया तो इसका इंटरसेप्ट थोड़ा बढ़ गया, तो इसका 1.5 है, इसका 0.8 है. ये सेटअप लाइक दिस इज एक्चुअल. इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज लाइक माय असम्पशन कि ये एक लाइन हो सकता है, ठीक है. सो अब क्या करना है मुझे ये दोनों ये लॉस फंक्शन का वैल्यू बेसिकली ये लॉस मैं कैलकुलेट करूंगा फॉर बोथ ऑफ दीज लाइंस. ओके, मेरा काम क्या है कि ये जो मेरा लॉस फंक्शन है इसका वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा फॉर बोथ ऑफ दीज लाइंस. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट इट फॉर द फर्स्ट लाइन LM. ओके, मैंने यहां पे कैलकुलेट करके रखा है, एक बार देखते हैं. सो इसमें दो कंपोनेंट्स है, पहला रेजिडुअल पे एरर कितना आ रहा है और दूसरा लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर. वन मोर थिंग,
हमने लैम्डा का वैल्यू दोनों लाइंस के लिए 1 ले लिया, ओके, सो दैट दोनों में सेम रहे। आप ट्यून कर सकते हो वार्डनेस को, बट हमने अभी लैम्डा इक्वल टू 1 ले लिया। नाउ अब यू कैन इजीली सी अगर ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है, इन दोनों पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला टर्म वुड बी 0, राइट, क्योंकि y प्रेडिक्टेड और y एक्चुअल में कोई डिफरेंस ही नहीं है फॉर बोथ ऑफ द पॉइंट्स, आप ठीक ऊपर से पार कर रहे हो, तो दिस टर्म विल बिकम 0, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टर्म, दिस इज इक्वल टू 1 and m for this one is 1.5, so मैंने 1.5 का स्क्वायर कर दिया and this is the loss। so इस ट्रेनिंग डेटा पे रेगुलराइजेशन का टर्म ऐड करने के बाद मेरा लॉस इज 2.25, ओके। सो मेरा मशीन लर्निंग मॉडल बोला कि इस वाली लाइन के लिए मुझे इतना लॉस झेलना पड़ रहा है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड लाइन। अब जो सेकंड लाइन है ये गलतियां कर रहा है, ये देखो ये गलतियां हो रही है इससे, क्योंकि उससे पार नहीं कर रहा तो ये गलतियां कर रहा है, राइट। अब अगर इसको आपको कैलकुलेट करना है तो बेसिकली आपको पहला पॉइंट उसका प्रेडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरा पॉइंट उसका प्रेडिक्टेड वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, राइट। सो यू कैन सी मैंने बहुत सिंपल प्लग इन किया, सो मैंने लिखा 2.3, ये मेरा y का टर्म, माइनस मैंने इस इक्वेशन में मैंने x का वैल्यू डाला 1, सो 0.9 प्लस 1.5, सो माइनस 0.9 माइनस 1.5 हो गया। इस टर्म को जब आपने सॉल्व किया तो आपको ये मिला 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा पहले पॉइंट का लॉस। अब मेरे दूसरे पॉइंट का लॉस के लिए मैंने क्या किया, 5.3 माइनस 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2.7 माइनस 1.5, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे मुझे 1.1 का स्क्वायर मिला, ठीक है। और लास्ट में मुझे ये 2 पॉइंट्स का हो गया लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर, यहां पर m का वैल्यू इज 0.9, सो मैंने बस 0.9 का होल स्क्वायर कर दिया। और जैसे ही मैंने इस पूरे टर्म को सॉल्व किया, दिस इज माय लॉस फॉर द सेकंड लाइन 2.03। सो यू कैन सी इस लाइन के लिए इट्स 2.25 एंड इस लाइन के लिए इट्स 2.03। अब आपका मशीन लर्निंग मॉडल के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, उसको क्लियरली दिख रहा है कि इस लाइन का लॉस ज्यादा है इस लाइन के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली वो इन दोनों में अगर आपको ऑप्शन, अगर आप उसको दो ऑप्शंस दो, ये लाइन का और ये लाइन का, वो ऑटोमेटिकली इस लाइन को चूज करेगा। इवन दो ये लाइन ट्रेनिंग डेटा पे गलती कर रहा है, स्टिल यू विल यूज दिस बिकॉज आपने ये टर्म ऐड किया रेगुलराइजेशन का। आई गेस ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है गाइस। सो द होल आइडिया वाज दिस कि ऑल्दो आपका बायस थोड़ा सा बढ़ गया बट आपका वेरिएंस सिग्निफिकेंटली कम हो गया, राइट। एंड दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, और रेगुलराइजेशन एग्जैक्टली यही कर रहा है, राइट। टू थिंग्स जो और डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट, इसको L2 रेगुलराइजेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज लेट्स से अगर आपके पास और एक एक्सिस होता, दो इनपुट कॉलम्स होते, तो आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, अगर एक और होता तो m3 स्क्वायर। बेसिकली हर एक्स्ट्रा एक्सिस के लिए जो आपका कोफिशिएंट है आप उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। सो सिंस आप स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं L2 नॉर्म, ठीक है। सिमिलरली देयर इज L1 नॉर्म जो हम लोग क्लासों में पढ़ेंगे, वहां पे आप सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हो। सिमिलरली 1.5 नॉर्म भी हो सकता है, 2.5 नॉर्म भी हो सकता है, कोई भी नॉर्म हो सकता है, बट सबसे फेमस है L2 नॉर्म और L1 नॉर्म, ठीक है, स्क्वायर एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, ओके। सो गाइस आई होप ये पूरा वीडियो समझ में आया अभी तक, क्योंकि इसके बाद हम लोग कोड में जाकर के ये सेम चीजें करने वाले हैं। मैं एक बार बस समराइज कर दे रहा हूं। द होल आइडिया बिहाइंड रेगुलराइजेशन इज टू ऐड दिस रेगुलराइजेशन टर्म, जिसकी वजह से एक्चुअल जो आपका लाइन था उससे थोड़ा सा स्लोप कम हो जाए, राइट, और आपका मॉडल को मतलब वो वाला दूसरे वाला लाइन कलेक्ट करना पड़े, बिकॉज ये दूसरे वाला लाइन कम एरर दे रहा है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस आपका बायस हल्का सा बढ़ रहा है, क्योंकि आपका ये वाला लाइन ट्रेनिंग डेटा पे थोड़ा एरर देगा, बट आपका वेरिएंस बहुत कम हो रहा है और आपको एग्जैक्टली यही चाहिए, आपको ओवरफिटिंग को कम करना है, राइट। बट अगर आप इसको बहुत ज्यादा करने लग जाओगे तो आप अंडरफिट कर सकते हो, राइट। और ऑब्वियसली ये कैलकुलेट करने के लिए आप ग्रेडियंट जैसे डिसेंट जैसा ही एल्गोरिथम लगाते हो, मतलब जरूरी नहीं कि यही लाइन हो सकता है कोई और लाइन हो जिसका लॉस इससे भी कम हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कैलकुलेट हो जाता है, ओके। सो नाउ दैट वी आर इनटू दिस रेगुलेशन थिंग और हम समझ गए कि कैसे काम करता है, लेट्स डाइव इनटू द कोडिंग पार्ट एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स इन साइकिट-लर्न। एक सिंपल सा डेटा सेट उठाया मैंने, ये पैक्ड इन आता है साइकिट-लर्न के साथ, लोड डायबिटीज बोल के, and this is the description of the data set. So actually there are 10 input columns, age, sex, body mass index, average blood pressure and 6 blood serum measurements, okay. So in total there are 10 input columns
और जो आपका टारगेट कॉलम है, कॉलम 11 इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन 1 ईयर आफ्टर बेस लाइन। ओके, सो वो एक नंबर है जिससे पता चल रहा है कि डायबिटीज़ कितना बढ़ चुका है। ओके, सो मैंने क्या किया है, इस पूरे नोटबुक को पहले मैंने लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व करने का ट्राई किया और मैंने R2 स्कोर वगैरह मेजर किया और उसके बाद फिर सेम चीज़ रिज रिग्रेशन से किया। ओके, सो यहाँ पे हमने अपना इनपुट और आउटपुट एक्सट्रैक्ट किया। इस नेक्स्ट स्टेप में हमने अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया। इस स्टेप में लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पर हमने अपना मॉडल ट्रेन किया यूजिंग द लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम। ओके, और जब वो ट्रेन हो गया उसके बाद हमने प्रिडिक्ट फंक्शन को यूज़ करके टेस्ट वाले डेटा के ऊपर हमने प्रिडिक्शन किया एंड उसको स्टोर किया वाइप्रेड के अंदर। और इस स्टेप में मैंने मेजर किया कि R2 स्कोर और RMSE स्कोर कितना है। सो अपेरेंटली अराउंड 51% का एक्यूरेसी दे रहा है मॉडल और 48 का अपना रूट मीन स्क्वायर एरर है। ओके, अब मैंने क्या किया, सेम यही काम रिच रिग्रेशन से किया। सो आपको क्या करना होता है, यू हैव टू इम्पोर्ट दिस क्लास रिच, और रिच में देर इज दिस हाइपर पैरामीटर अल्फा विच इज़ बेसिकली द लैम्डा जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो इसका वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। सो आप 2-3 स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ कि आप बार बार अलग अलग वैल्यूज़ के लिए ट्राई करके देखो। द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज़ क्रॉस वैलिडेशन यूज़ करो, ग्रिड सर्च CV यूज़ करो। ओके, सो मैंने यहाँ पर 2-3 वैल्यूज़ के साथ ट्राई किया और अभी मैंने इसका वैल्यू रखा है 0.0001 और मैंने फिर मॉडल को ट्रेन किया सेम वैल्यूज़ पे और यहाँ पे मैंने वाइप्रेड 1 कैलकुलेट किया ऑन द सेम टेस्ट डेटा सेट। ओके, एंड यहाँ पे यू कैन सी द एक्यूरेसी स्कोर इज एग्जैक्टली सेम, ऑलमोस्ट सेम एक्चुअली। 0.5189 ही इधर आ रहा है और ऊपर भी आई गेस इतना ही आ रहा है। जस्ट 1 सेकेंड, या 5188, लाइक स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा है रिज रिग्रेशन ओवर लीनियर रिग्रेशन ऑन न्यूअर डेटा सेट्स। सो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं है, बट द होल आइडिया इज़ कि this model is slightly less complex in comparison to the previous one. Okay, so बहुत ज़्यादा का डिफरेंस दिखता नहीं है, बट वही अगर आप लासो रिग्रेशन यूज़ करोगे तो यू वुड सी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन R2 स्कोर व्हेन यू आर डीलिंग विथ न्यूअर डेटा सेट्स। ओके, और उसके बाद मैंने क्या किया, आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग कैसे होता है रिज रिग्रेशन के केस में। सो मैंने एक डेटा सेट जनरेट किया विच इज़ काइंड ऑफ नॉन लीनियर। ओके, और फिर मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मैंने डिग्री 16 का पोलिनोमियल रिग्रेशन अप्लाई किया। ठीक है, और इस बार मैंने लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व ना करके रिज रिग्रेशन से इसको सॉल्व करने का ट्राई किया और मैंने अल्फा का 3 वैल्यूज ट्राई किया, 0, 20 और 200। ओके, सो 0 का मतलब है कि रिज रिग्रेशन एक्चुअली अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे आप लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दोगे सारे स्लोप्स आपके 0 हो जाएंगे और आपका मॉडल विल परफॉर्म एग्जैक्टली लाइक लीनियर रिग्रेशन, राइट। फिर 20 इज़ लाइक द ऑप्टिमम वैल्यू जहाँ पे आपको सबसे सही कर्व दिखाई देगा, और 200 में फिर अंडर फिटिंग होने लग जाएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कम कर रहे हो अपना स्लोप्स का वेट। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, एक साथ तीनों का ग्राफ प्लॉट किया ऑन टॉप ऑफ दिस डेटा, और यहाँ पर यू कैन सी दिस इज़ द मेन ग्राफ। सो यू कैन सी दिस इज़ द डेटा सेट, और उसके ऊपर इफ़ यू टॉक अबाउट अल्फा इज इक्वल टू 0 तो ये एक्चुअल डिग्री 16 का पोलिनोमियल है, दिस रेड कर्व। ठीक है, एंड यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा ओवरफिट होने का ट्राई कर रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा पॉइंट से गुजरने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, और वही हम जब अल्फा इज इक्वल टू 20 का बात कर रहे हैं विच इज़ लाइक दिस ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, यहाँ पे यू कैन सी कि एक बीच का बैलेंस अक्वायर करने का ट्राई कर रहा है अपना मॉडल, और इट्स नॉट अंडर फिटिंग, इट्स नॉट ओवर फिटिंग। ओके, एंड द लास्ट वन इज अल्फा इज इक्वल टू 200। यहाँ पर यू कैन सी कि मेरा मॉडल ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है पैटर्न्स को और बहुत छू के निकलने का ट्राई कर रहा है, राइट। सो दैट इज लाइक अंडर फिटिंग। सो यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी कि रेड इज डूइंग ओवर फिटिंग जब आपका अल्फा इज 0, ब्लू इज डूइंग अंडर फिटिंग, मतलब बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा पैटर्न्स पिक करने का बिकॉज द अल्फा वैल्यू इज वेरी हाई, एंड द ऑप्टिमम मॉडल राइट नाउ इज द ग्रीन वन जो बीच का एक रास्ता निकाल रहा है, राइट। तो दिस इज द ऑप्टिमम वन। ओके, सो ये नोटबुक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप एक बार
इसको उठाओ और इसमें चेंजेस कर करके यू कैन ऑब्जर्व पैटर्न्स की क्या चल रहा है. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.